कम्युनिटी बोलने लगे कि हमको भी चाहिए, जैन खाना नहीं मिलता कहीं जी, हाँ वैष्णव खाना नहीं मिलता, ऐसे खड़े हो जाएंगे तो फिर क्या होगा इस देश का? सेकुलरिज्म कहां गया? सेकुलरिज्म कहाँ था भूपेंद्र भाई? तो कहने की बात है, अगर ये देश सेकुलर होता और अगर इसका संविधान सेकुलर होता तो बाबा साहब अंबेडकर और नेहरू उस शब्द को डाल चुके होते ना, उसको 1977 में पूरे विपक्ष को जेल में डालकर एक तरफा इंदिरा जी को थोड़ी ना डालना पड़ता। अगर आप सोचे कि मतलब इतने बड़े बड़े कानून में दो विद्वान बैठे हुए थे वहां पे, उन्होंने सेकुलरिज्म नहीं डाला है। उन्होंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि जिस समय आप मुल्क को सेकुलर कहते हैं, उसी सेकंड और उसी क्षण आप किसी भी शख्स को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यहाँ तो आइडेंटिफाई हो ही गया ना, वो यहाँ तो हो ही गया। बात सुने ना, मेरी बात सुने। हमारे संविधान निर्माताओं के पास दो चॉइस थी कि साहब सेकुलर मान लें तो उसके बाद धर्म के आधार पे और जाति के आधार पे और लिंग के आधार पे वो किसी को कोई छूट नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने उसको सेकुलर कहा ही नहीं। उन्होंने कहा जी साहब हम धर्म के आधार पे अलग छूट दे रहे हैं, जाति के आधार पे अलग छूट दे रहे हैं, लिंग के आधार पे अलग छूट दे रहे हैं, तो सेकुलर वर्ड हटा दिया। बाद में इंदिरा जी ने जोड़ दिया, खैर उसको जाने दें। एक बात मैं जरूर आपसे कहूंगा भूपेंद्र जी, और मैं अपने तीनों राजनीतिक प्रवक्ताओं से बहुत हाथ जोड़ के इसको ये कह रहा हूं कि आप इसे अन्यथा न लें, पर मुझे लगता है कि शायद ये राजनीतिक बहस नहीं है। हमारे तीनों प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी लाइन से बंधे हुए हैं, इसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते हैं। मुझे लगता है कि ये कानूनी संवैधानिक बहस है। मैं आपको देखिए, जो अभी मैंने इससे पहले भी कानूनी आपने एक लाइन भी बोली थी लेकिन कि झिझिया है, ये झिझिया क्यों है? नहीं, जजिया इसलिए है, मैं जजिया इसको अभी भी कह रहा हूं ना। जजिया एक ऐसा टैक्स है जो एक इस्लामी हुकूमत पे गैर मुसलमानों पे लगता है। तो अगर हम पे चाहे वो भुजिया बेचने के लिए आप पैसे ले रहे हैं तो जजिया है कि देखिए, मैं कानूनी पहलू उसका पिछली बार भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं। हमारे यहाँ बहुत पुराना एक्ट लगातार बना चला है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसको कहते हैं एक MRTP, जिसको कहते हैं एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक आजकल कंपटीशन कमीशन हो गया, उसका नाम बदल गया, कंपटीशन कमीशन हो गया है वो। हाँ, तो उसमें ये कहते हैं कि किसी भी शख्स को, किसी भी कंपनी को, किसी भी प्रोडक्ट पे एकाधिकार नहीं करने देंगे। लेकिन जब आप कहते हैं कि गोश्त जो है, नॉनवेज पे ही आ जाए, अभी तो मैं वेजिटेरियन की बात कर रहा था, अब चलिए नॉनवेज पे चैलेंज करते हैं। तो अगर आप गोश्त को कह देते हैं कि साहब वो सिर्फ हलाल चलेगा और नहीं तो नहीं होगा, प्रतिबंध होगा, बहिष्कार होगा, खाया नहीं जाएगा, तो आप MRTP के प्रोविजंस के अगेंस्ट जा रहे हैं। क्योंकि अब आप देखिए कि हमारे यहाँ एक दलित समुदाय है खटिक, तो उसकी पूरी रोजी रोटी यहाँ से आती है, पारसियों की रोजी रोटी यहाँ से आती है, झटके से आती है। हाँ, तो आप एक हिंदुओं के दलित समुदाय के बहुत बड़े हिस्से को उसकी रोजी रोटी से हटा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कार्टेलाइजेशन के जैसा ही है ये? नहीं, अभी आप देखिए इसमें पॉलिटिकल कलर कहाँ आता है? पॉलिटिकल कलर इसलिए आता है ना, जैसे कहा साहब हलाल इंडिया क्या है, कहा हम लोगों ने बना लिया हलाल इंडिया, इसका कोई संवैधानिक वजूद नहीं है। तो कहा साहब वो जमाते उलेमा हिंद की हम क्यों सर्टिफिकेशन लें? कहा नहीं साहब हम देवबंद से निकल के, हमारी बात कारण ये है कि जिस दिन आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों का एक प्रतिनिधि माना था, रहनुमा माना था, वही पहली गलती आप देखें ना, उसमें आप उठा के देख लें, बाप के बाद बेटा आता है, लाइफ टाइम के लिए बना रहता है, बेटा नहीं होता है तो क्लोज रिश्तेदार होता है, अशरफों की जागीर है, एक देवबंदी उसका चेयरमैन हो सकता है, कोई और हो नहीं सकता। फराजुद्दीन साहब, अगर इसको हम बिजनेस के एंगल से देखें तो ये एक कंपनी के प्रोडक्ट को डिस्करेज करना और दूसरी तरह के प्रोडक्ट को इनकरेज करने का मामला है। इसको प्लीज कानूनी पहलू से फराजुद्दीन साहब, राजनीतिक पहलू से नहीं। फराजुद्दीन साहब, ये सरासर